पाकिस्तान की कराची के उपनगर जमशेद नगर के पूर्व मेयर मोहम्मद आरिफ जाकिया इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। क्योंकि ना सऊदी अरब उसमें तैयार हो रहा है, यूरोप ने भी मना कर दिया कि हम उधर अपनी फौज नहीं भेजेंगे। तो पाकिस्तान की किराए की फौज और जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, अभी जनरल आसिम मुनीर अमेरिका गए थे लास्ट वीक, तो उन्होंने $20 बिलियन मांगे उनसे, क्योंकि पाकिस्तान के हालात इस वक्त बहुत ज्यादा खराब हैं। पाकिस्तान की सर्वाइवल स्टेक पे है। अगेन मैंने आपको बताया कि भारत अगर इंडस्ट्री है, इंजीनियर्स पैदा करता है तो उनको जॉब देता है। हमने इतने सारे टेररिस्ट पैदा कर लिए, अब उनको जॉब नहीं दे पा रहे, क्योंकि भारत का सेक्टर तकरीबन बंद है, इन्फिल्ट्रेशन नहीं होने के बराबर है, आते हैं मार दिए जाते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान ने पूरा सख्ती से कंट्रोल रखा है, वहां नहीं हो रहा, अब वो जॉबलेस है तो उनको कोई ना कोई हायर कर लेता है। दूसरा, इनका क्लैश ऑफ पर्सनैलिटी और इंटरेस्ट है पाकिस्तान आर्मी से। अब तो वो विद इन पाकिस्तान अटैक कर रहे हैं, चाहे वो टीटीपी की शक्ल में हो, चाहे वो किसी और शक्ल में हो। इनका क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने 40 साल टेररिज्म किए, तो आज टीटीपी के पख्तून जो रियलाइज कर चुके हैं पाकिस्तान के पख्तून। टीटीपी में बता दूं कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान तो है, लेकिन ये है पाकिस्तानियों की, इसमें एक भी अफगान नहीं है, पाकिस्तानी पख्तून है। और उन्होंने रियलाइज कर लिया है कि 79 से लेके अब तक 44 सालों में पख्तून को पाकिस्तान ने इंटरनेशनल टेररिस्ट ब्रांड किया और विक्टिम ऑफ टेररिज्म भी पख्तून ही रहा है। तो वो आज रियलाइज कर रहे हैं कि ये सारे खेल में पंजाबी आर्मी ने हमारे साथ सिर्फ जुल्म किया है, तो आज वो पाकिस्तान से बदलेंगे। वो आसिम मुनीर उस दौरान अमेरिका में था, कई स्ट्रेटेजिक इश्यूज लेके गया था, जैसे उसने ये अमेरिका में कहा कि पीओके कर रहे हैं भारत के लीडर, हमें डर है कि किसी वक्त भी भारत 2024 में इनके जो इलेक्शन है इससे पहले कोई एडवेंचर ना कर रहे, तो हमारी इतनी औकात नहीं कि हम भारत का मुकाबला कर सके, आप भारत को रोकिएगा। दूसरा, टीटीपी और अब तालिबान के हवाले से जो आजकल पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं वो था, और मेन इनका था कि $20 बिलियन चाहिए। देखें, मैं दाऊद इब्राहिम को ये बता रहा हूँ कि $25 बिलियन तकरीबन पाकिस्तान को 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 के फिस्कल ईयर में $25 बिलियन लोन रीपेमेंट के लिए चाहिए। इसमें से 6 महीने में सिर्फ 5.2 बिलियन किए पाकिस्तान में, यानी अगले 6 महीने में $19.8 बिलियन चाहिए खाली लोन रीपेमेंट के लिए। बाकी आपका गैस पार जाता है, पार जाता है, ये सब चीजें। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, इन सारे स्ट्रेटेजिक इश्यूज पे बात करने के लिए जब आसिम मुनीर वहां पे गए थे, तो पाकिस्तान ने सोचा कि भारत का मीडिया 24 घंटे आसिम मुनीर अमेरिका उस पर लगा रहेगा, तो इनको किसी और लाइन पे लगाओ। तो इसलिए ये खबर लीक की गई कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया। दाऊद इब्राहिम 1980 के बाद किसी के पास उसकी पिक्चर नहीं, ना CIA के पास, ना रॉ के पास, ना भारत के पास। इसका मतलब दाऊद इब्राहिम को इस तरह गुप्त रखा गया है कि किसी का एक्सेस नहीं, तो कैसे पता चला जहर दिया है, फला हॉस्पिटल में लेटा हुआ यार, जब उनका स्ट्रेटेजिक एसेट्स है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपने देखा ही नहीं उसको, तो ये खबर बिल्कुल झूठी खबर फैलाई गई। 3 दिन आपका मीडिया उस पर लगा रहा, आसिम मुनीर सुकून से अपना काम करता रहा। मकसद इसका ये था। दाऊद के बारे में तो किसी को ही नहीं पता कि वो किन हालात में रहता है, क्या है। हो सकता है उसकी शक्ल ही इन्होंने ऑपरेशन वगैरह से बदल दी हो, क्योंकि वो घूम तो रहा है कहीं ना कहीं। मेमन कम्युनिटी से, मैं भी मेमन कम्युनिटी से हूँ। मैं जब मेयर था तो कई मेमन बिल्डर आते थे, तो पता चलता था कि ये दाऊद के लिए काम करते हैं। दाऊद कराची का वन ऑफ द बिगेस्ट बिल्डर है। एक्सटॉर्शन का काम जो यहाँ पे करता था, किडनैपिंग फॉर रैंसम और ये सब चीजें, वो आज कराची में कर रहे हैं। वो पाकिस्तान में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में इसके कई घर हैं। कहाँ कब रहता है किसी को नहीं पता। तो ये खबर बिल्कुल झूठी फैलाई गई थी। एक और इसके ऊपर कहानी ये भी है कि हो सकता है कुछ साल पहले दाऊद मर गया हो। मरना तो है ना, सबने किस मरना होता है। तो ये क्या करेंगे, ऐलान करेंगे। ऐलान करेंगे तो इन्होंने अमेरिका को लिख के गारंटीज दिए कि हमारे पास नहीं है दाऊद, क्योंकि FBI का मोस्ट वांटेड है। तो फिर किस मुंह से कहेंगे कि हमारे यहाँ मर गया। हो सकता है दफन कर दिया हो, कल को मर जाएगा तो चुपचाप दफन करेंगे, बताएंगे नहीं। लेकिन पाकिस्तान से भारत ने कितनी बार बातचीत की। मसला यह है कि भारत ने तो खुश दिली से सब चीज की। IPL जब शुरू होती है तो पाकिस्तान के 22-23 खिलाड़ी खेलने के लिए आते हैं।
पीछे 10 खिलाड़ी कश्ती में भी आए ना बगैर विकेट के। तो जब आप भारत अब तंग आ चुका है कि हम इस पर भरोसा कैसे करें। आज भी तो आपके आनंद नाग राजौड़ी कहीं ना कहीं से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, ये वो आसमान से उतर कर थोड़ी आ रही है, ये पाकिस्तान के हैं। पहले पाकिस्तान ये साबित तो करे कि हम ऑनेस्ट हैं। ऑनेस्ट अगर आप नहीं है भारत के साथ, और आप अगर सिर्फ भारत को देखिए, पाकिस्तान के फायदे में तो है कि भारत के साथ डील हो। फारूक अब्दुल्ला का अपना एजेंडा है, ठीक है, कुछ लोगों के, अब ये भारत के इंटरनल मैटर्स हैं तो बेटर के मैं उसको ना बोलूं। फारूक अब्दुल्ला के अपने एजेंडे, वरना 1948 में फारूक अब्दुल्ला के फादर शेख अब्दुल्ला और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के लीगल कस्टोडियन महाराजा हरी सिंह खुद चल के न्यू दिल्ली आए थे और कहा था प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू साहब से कि हमें बचाए, पाकिस्तान के कबायलियों ने हमला कर दिया है और हमारी बेटियों को उठा के लेके जा रहे हैं, हमारे घरों को लूट रहे हैं, बचाएं। तो नेहरू साहब ने कहा कि सॉरी, हम आपके मामले में नहीं पढ़ सकते, इसलिए कि आप भारत का हिस्सा नहीं हो। भारत सिर्फ अपने स्टेट्स की डिफेंस का जिम्मेदार है। तो इसी फारूक अब्दुल्ला साहब के फादर और महाराजा हरी सिंह ने एक्सेशन ट्रीटी अपनी मर्जी से, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, जिस तरह बलूचिस्तान के नवाब कल्लात के सर पे बंदूक रख के जिन्ना ने साइन कराई थी, ऐसे नहीं हुआ। तो उन्होंने खुद रिक्वेस्टें करके नेहरू साहब के साथ एक्सेशन ट्रीटी साइन की। एक्सेशन ट्रीटी साइन करने का मतलब यह हुआ कि स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उस वक्त की, जिसमें लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर है, वो भारत का हिस्सा है। तो आज जो पीओके और गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के कब्जे में, वो भारत के इलाके हैं जो पाकिस्तान के कब्जे में हैं। अब फारूक अब्दुल्ला साहब अभी 3 दिन पहले ये कह रहे थे कि कश्मीर गजा बन जाएगा अगर भारत ने पाकिस्तान से बातचीत नहीं की। तो भाई साहब, फारूक अब्दुल्ला को यह कहना चाहिए कि तुम्हारा पाकिस्तान गजा बन जाएगा अगर तुमने हमारा कश्मीर ना छोड़ा, बजाय इसके कि वो भारत सरकार को कुछ कहें जिसके साथ उनके फादर ने एक्सेशन ट्रीटी के गवाह थे, मुस्लिम मेजोरिटी के लीडर के तौर पे। तो फारूक अब्दुल्ला साहब का क्या एजेंडा है, ये मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं कि आप लोग यहाँ रहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर का एक ही सॉल्यूशन है कि अक्साई चीन और शाहग्राम वैली जो चाइना के पास है, जम्मू पीओके को जम्मू का इलाका है वो, और गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान भारत के आगे छोड़ दे। देखिए, राम मंदिर है ना, वो वहाँ पे जो मस्जिद तोड़ के आज एक नई मस्जिद अयोध्या में बनाई गई है, वो मैं समझता हूँ कि भारत की अदालत का, भारत की सरकार का मुसलमानों पे एहसान है। इसलिए कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम, आप ऑनलाइन फतवे मौजूद हैं, आप सऊदी अरब के किसी मुफ्ती को पूछ लें, फ्री में फतवा मिलता है। मैं मुसलमानों को ये कहूँगा कि वो फतवा पूछ लें कि किसी और की इबादत गाह पे, किसी नाजायज जमीन पे मस्जिद बनाना हलाल है, उसमें नमाज पढ़ना हलाल है, ये सवाल खुद आप पूछ ले। तो बाबरी मस्जिद जो कई सौ साल से कायम थी, उसमें जितनी नमाजें पढ़ी जाती थी, वो अकॉर्डिंग टू मुफ्तियान इस्लाम इलीगल थी, हराम थी। और आप जब इबादत करते हो, नमाज पढ़ते हो, तो आप अल्लाह को खुश करने के लिए करते हो, तो आप अपनी इबादत को हराम क्यों कर बनाते हो। आज वहीं पे अगर अयोध्या में एक साफ सुथरी लीगल जगह पे मस्जिद दी गई, आप वहां पे नमाज पढ़ोगे, आपकी वो इबादत कबूल होगी क्योंकि वो हलाल है। मुफ्ती तकी उस्मानी पाकिस्तान के टॉप मुफ्ती हैं। इसी साल के शुरू में या लास्ट ईयर के एंड में एक कराची में मस्जिद का मसला हुआ था जो किसी नाजायज जगह पे बनी थी, कब्जे की जगह पे। तो उस पे उन्होंने, मुफ्ती तकी उस्मानी ने फतवा दिया था कि ऐसी मस्जिद में नमाज पढ़ना हराम है जो इलीगल जगह पे बनी। तो ये तो मुसलमानों के साथ फेवर हुई भारत की। और सबसे बड़ी बात यह है कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया का सर्वे मौजूद है, अदालत के फैसले मौजूद हैं। इसमें यह तो नहीं है कि भारत की गवर्नमेंट ने इम्पोज किया हो वो फैसला। अगर गवर्नमेंट ने करना होता था 93 में कर देते, इतने साल वेट किया। अगर ये कोई क्रिश्चियन कंट्री होता, ये कोई मुसलमान कंट्री होता, तो इन्होंने इतने साल वेट नहीं करना था। आप ये देखें कि हाइया सोफिया इस्तांबुल में दुनिया का उस वक्त सबसे बड़ा चर्च हुआ करता था जब कुस्तुनतुनिया था। तुर्की की ऑटोमन एम्पायर ने वहाँ मस्जिद बना ली, लेकिन जब ऑटोमन एम्पायर टूटी और कमाल अतातुर्क आए तो उन्होंने उस मस्जिद को म्यूजियम कर दिया, कहीं छोड़ो।
आज अरबगन ने उसको वापस चर्च बना दिया, जो कि मस्जिद बना दिया, जो कि ओरिजिनली चर्च है। ये हद तक चीजें करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कई 100 साल हिंदुओं ने इंतजार किया, चुपचाप बर्दाश्त करते रहो। और ऐसी तो कई जगह हैं, जैसे अब एक मिसाल है, मथुरा में मैं भी गया था लास्ट ईयर। वहां पे एक मस्जिद है कुछ 100 साल पे, लेकिन वहां पे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था कई हजार साल पहले। तो ओरिजिनलिटी क्या है ये देखना चाहिए। और आज कोर्ट ने क्या फैसला दिया है, ये थोड़ी कहा कि इधर मस्जिद हटाते हो कुछ कर दो, ये कहा है सर्वे करो। तो सर्वे करने से किसी को नहीं डरना चाहिए, क्योंकि ये सर्वेज हैं पाकिस्तान आर्मी की तरह बंद कमरे के फैसले नहीं है, ओपन होते हैं। ये राम जन्मभूमि का सर्वे भी सबके सामने मौजूद है, जिसके रिजल्ट्स मौजूद हैं। सर्वे कराने पे जिसका जो है खुश दिली से गुडविल गेस्चर के तौर पे हमें कहना चाहिए कि हाँ भाई हम तो यहाँ पे गलत नमाज पढ़ते रहे, हमें इसका अल्टरनेट में कोई जगह दे दो। ये मैं समझता हूँ कि इसका होना चाहिए।